गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है आरबीआई ब्रिंगिंग गोल्ड टू इंडिया। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई जो है वो लगभग 130 मैट्रिक टन जो है गोल्ड, जो कि वो ओन करता है ऑलरेडी, और अदरवाइज़ वो बैंक ऑफ इंग्लैंड की कस्टडी में पड़ा है। पिछले 2.5 साल से जो है वो वापस लेके आ चुका है। तो पिछले 2.5 साल में बेसिकली 130 मैट्रिक टन वापस आ चुका है। तो गवर्नमेंट या फिर आरबीआई की अप्रोच चेंज हो रही है कि वो अपने गोल्ड रिजर्व्स को अपने पास ही सेफ गार्ड रखना चाहती है। और लगभग 60% इंक्रीज़ देखने को मिला है डोमेस्टिक गोल्ड होल्डिंग्स में ड्यूरिंग दिस 2.5 साल का पीरियड। तो अगर हम देखें सितंबर 2024 का आंकड़ा, आरबीआई की जो डोमेस्टिक गोल्ड होल्डिंग है वो 510.46 मैट्रिक टन्स पर जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, जो कि पिछले 2 साल में लगभग इसका हाफ था। लगभग अभी अगर हम देखें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड में अभी भी हमारे 324 मैट्रिक टन्स जो है वो गोल्ड पड़ा है, जो कि आरबीआई का ही है ऑफ कोर्स। और वैल्यू टर्म्स में अगर हम देखें यूएसडी में, तो प्रोपोर्शन ऑफ गोल्ड जो है इंडिया के टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में वो 8.15% से बढ़ के जो है इसी साल के मार्च से 9.32% बढ़ा है सितंबर 2024 के आंकड़ों के हिसाब से। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड वॉल्ट्स है, और उनके पास वो सेकंड नंबर पर हैं न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के बाद। लगभग 4 लाख बार्स ऑफ गोल्ड वो होल्ड करते हैं बहुत सारी सेंट्रल बैंक्स के बिहाफ पर, और उसके लिए ऑफ कोर्स कुछ पैसा चार्ज करते हैं। ठीक है, कॉस्ट लगती है ना, क्योंकि वो गोल्ड सेफ कीपिंग की। आरबीआई जो है वो अभी भी 324 टन ऑफ गोल्ड रिजर्व वहाँ पर होल्ड कर रहा है अपना ही, मतलब। और बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की प्रोटेक्शन में वो रखा गया है। ठीक है, लगभग 20 टन जो है वो एडिशनली मैनेज किया जा रहा है थ्रू गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स। अब इंडिया का जो गोल्ड लंदन में पड़ा है वो आरबीआई को एक्सेस दे देता है लंदन की बुलियन मार्केट का एकदम से। ठीक है, ताकि लिक्विडिटी हमारी एनहेंस रहे। और क्यों हो रहा है, आरबीआई क्यों अपना गोल्ड वापस लेकर आ रहा है इंडिया में? क्योंकि यूएस ने जब से सैंक्शंस इम्पोज किए हैं रशिया के ऊपर 2022 में, तब से जो है सेंट्रल बैंक ग्लोबली इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने गोल्ड रिजर्व्स को एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इंडिया ने गोल्ड बहुत तेज़ी से परचेज़ करना शुरू किया है, और उसको वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखने के बजाय अपने कंट्री में ही लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और इतना इंडिया ने गोल्ड परचेज़ किया जितना रशिया और चाइना ने भी नहीं किया है। तो ये एक तरह से डी डॉलराइजेशन का ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है हमें, जिसमें कि डॉलर के ऊपर रिलायंस कम कर रही हैं कंट्रीज़ अपनी, और उसकी बजाय गोल्ड के ऊपर ज़्यादा रिलाय कर रही हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है स्ट्रेटजी की? 1991 में जब इंडिया एक डोमेस्टिक इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, आरबीआई को कुछ गोल्ड को प्लेज करना पड़ा था अपने फंड्स को रेज करने के लिए। लेकिन अब हम वो वही गोल्ड जब वापस ला रहे हैं, तो इससे साइन क्या दिख रहा है कि हाँ, इंडिया कॉन्फिडेंट है अपनी इकोनॉमी पर, और एक स्ट्रेंथ हमारी इकोनॉमी की दिख रही है। आरबीआई के जो गोल्ड डिपॉजिट्स हैं वो इंटरनेशनली ही हैं मोस्टली। तो डिसीजन जो है जब उसको वापस लाने का, तो हमारे लिए उससे क्या होगा कि जो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज हम अदरवाइज बैंक ऑफ इंग्लैंड को पे कर रहे हैं, वो हम फॉरेन बैंक्स को पे करने के बजाय अपना खुद ही हम मैनेज कर सकेंगे। तो ये ब्रॉडर स्ट्रेटजी है कि नेशनल एसेट्स को अपनी ही जो है वो कंट्री में यूज़ किया जाए एट द टाइम कि जब वर्ल्ड वाइड इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है, और अपनी रिलायंस जो है हम यूएस डॉलर पर भी कम कम कर रहे हैं लाइक अदर कंट्रीज़। आरबीआई जो है स्टेडीली जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड से गोल्ड ला ही जा रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक कैपेसिटी फिजिकल स्टोरेज की इंडिया की अब अच्छी बढ़ चुकी है। तो ये एक पार्ट ऑफ रिजर्व मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है आरबीआई की। तो इंक्रीज़ करना गोल्ड रिजर्व्स को इंडिया को अलाउ करेगा कि वो अपनी फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग्स को डाइवर्सिफाई कर सके, रिड्यूस कर सके रिलायंस ऑन एनी सिंगल करेंसी, खासकर यूएस डॉलर। और किसी भी तरह के करेंसी फ्लक्चुएशन और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को से हम जो है वो रिस्क को मिटिगेट कर सकें। तो गोल्ड एक स्टेबल ग्लोबल एसेट है ना। गोल्ड एक तरह से हेज भी करता है अगेंस्ट इन्फ्लेशन। गोल्ड रिजर्व जब आप बढ़ा रहे हो, तो कंट्री को इन्फ्लेशन के जो नेगेटिव इफेक्ट्स है उससे भी डील करने में जो है हेल्प मिल जाता है। क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है, करेंसी फ्लक्चुएशंस जब होती हैं यूएस डॉलर या इंडियन रुपी के बीच में, तो उससे जो है इन्फ्लेशन का बहुत इम्पैक्ट आता है कंट्री के ऊपर। तो जब गोल्ड रिजर्व्स सब्सटेंशियल हमारे जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में होंगे, तो करेंसी डिवैल्यूएशन की जो है उससे हमें बचने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंडिया स्टैग्नेंट रूरल वेजेस। टॉपिक इकोनॉमी सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन इकोनॉमी जो है अदरवाइज इंप्रेसिव ग्रोथ दिखा रही है रिसेंट ईयर्स में, लेकिन फिर भी रूरल वेजेस जो है वो स्टैग्नेंट है। ठीक है, खासकर रियल टर्म्स में अगर हम देखें तो। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस डाइकोटोमी को एक्सप्लोर करने के लिए
हमें समझना पड़ेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी रूरल वेजेस क्यों सबड्यूड है, इसके लिए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। इंडिया का जीडीपी लगभग 4.6%, फिर अब जो है वो 7.8% तक पहुंच चुका है ग्रोथ में। एग्रीकल्चर सेक्टर का भी ग्रोथ जो है वो बहुत रॉबस्ट रहा है। फिर भी जो लेबर ब्यूरो के आंकड़े हैं वो दिखा रहे हैं कि जो रूरल वेजेस हैं वो सिर्फ 5.2% ही एनुअली नॉमिनल टर्म्स में इंक्रीज़ हुई हैं। तो जो वेज ग्रोथ रेट है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है। तो ये डिस्कनेक्ट है बिटवीन जीडीपी ग्रोथ और रियल वेज गेन्स में। फैक्टर्स क्या हैं स्टैग्नेंट रूरल वेजेस के पीछे? तो अगर हम देखें तो फीमेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो रूरल एरियाज़ में बढ़ रहा है। लेकिन जैसे कि गवर्नमेंट के जो उज्ज्वला स्कीम है, हर घर जल योजना है, स्वच्छ भारत है, उससे जो है रूरल विमेन को थोड़ा टाइम फ्री हो गया है, तो इसलिए वो वर्क फोर्स में एंटर कर पा रही हैं। हायर वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन की वजह से जो है वो लार्जर लेबर पूल में वो कंट्रीब्यूशन दे पा रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो विमेन हैं वो लेबर फोर्स में तो एंटर कर रही हैं, खासकर रूरल विमेन, और एम्प्लॉयमेंट भी फाइंड कर रही हैं, लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में, नॉट हाई पेइंग इंडस्ट्रियल जॉब्स। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो इंडिया में देखने को मिल रही है वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ में है, ठीक है। तो ज़्यादा वर्कर्स जब एग्रीकल्चर में जा रहे हैं, वहाँ पर ऑलरेडी प्रोडक्टिविटी पर वर्कर जो है वो बहुत कम है, तो एडिशनल लेबर सप्लाई की वजह से जो है वो जो वेजेस हैं वो और कम हो रही हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इससे डील करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स ने कई तरह के इनकम सपोर्ट स्कीम्स शुरू किए हैं विमेन को टारगेट करने के लिए। और जैसे कुछ ट्रांसफ़र स्कीम्स भी लाई गई हैं, जैसे महाराष्ट्र की लड़की बहन योजना, जिसके अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है विमेन को। फिर पीएम किसान स्कीम के अंडर, या फिर फ्री ग्रेन स्कीम के अंदर जो है वो जो है हेल्प किया जा रहा है फीमेल्स को, ठीक है। तो हमें रूट कॉज जो है स्टैग्नेंट रूरल वेजेस की, उसको एड्रेस करना ज़रूरी है, जैसे कि लिमिटेड लेबर डिमांड जो कि हाई पेइंग इंडस्ट्रीज़ में है, या फिर ओवर सप्लाई ऑफ रूरल लेबर है जो वो आ, उसको हम कैसे डील करेंगे, हमारे लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 ने एक्नॉलेज किया है कि इंडिया ने ट्रमेंडस प्रोग्रेस दिखाई है क्लोज करने के लिए गैप मिस्ड टीबी केसेस का सिंस 2015। तो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट है डब्ल्यूएचओ की, कॉम्प्रिहेंसिव अप टू डेट असेसमेंट देती है टीबी एपिडेमिक का। इसमें रिपोर्ट में देखने को मिल रहा है कि 8.2 मिलियन पीपल जो न्यूली डायग्नोज थे टीबी से 2023 में, वो आज तक के सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ टीबी केसेस रिकॉर्ड किए हैं डब्ल्यूएचओ ने, जब से मॉनिटरिंग शुरू हुई है 1995 से। और ये एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है, 7.5 मिलियन न्यू टीबी केसेस जो कि 2022 में रिपोर्ट किए गए थे, उसके बजाय 2023 में 8.2 मिलियन के जो है वो केसेस रिपोर्ट किए गए। ये डेटा ये भी शो कर रहा है कि 30 मोस्ट लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो हैं वो 87% ऑफ ग्लोबल टीबी बर्डन को जो है वो केटर कर रही हैं, जिसमें इंडिया सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बर्डन शेयर करता है। 55% जो पीपल जिन्होंने टीबी को डेवलप किया वो मैन थे, 33% विमेन और 12% चिल्ड्रन या फिर यंग एडोलेसेंट्स। तो 2023 में इंडिया ने लगभग 27 लाख टीबी केसेस देखे, जिसमें से 25.1 जो है लाख वो डायग्नोस हुए और उनको ट्रीटमेंट पर भी डाल दिया गया। और ये इंडिया की जो ट्रीटमेंट कवरेज है लगभग 89% तक पहुंच चुकी है। और इंडिया का टीबी इंसिडेंस जो है रेट है वो भी कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू पास्ट ईयर्स। तो ये 2015 से स्टडी प्रोग्रेस देखने को मिली है, क्योंकि गवर्नमेंट ने टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम निकाला है, फिर आपका जो है निक्षय पोषण योजना निकाली है, एंड ऑल सच स्कीम्स, जिससे कि टीबी को ख़त्म करने में हमें हेल्प मिल रहा है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हाइड्रोजल्स। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यू वे डिस्कवर की है टीम ऑफ रिसर्चर्स द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंसेस बोस इंस्टीट्यूट के, जिसमें कि वो हाइड्रोजल्स बना रहे हैं टाइनी प्रोटीन फ्रैगमेंट्स का यूज़ करते हुए 5 अमीनो एसिड्स SARS-CoV-1 वायरस से लेकर, ठीक है। तो हाइड्रोजल्स क्या हैं? ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क है, जिसमें हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स होते हैं जो सिंथेसाइज किए जाते हैं बाय क्रॉस लिंकिंग वाटर सॉल्युबल पॉलीमर्स। हाइड्रोजल्स जो है वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर अपने नेटवर्क में रिटेन कर सकते हैं बिना अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए। तो काइंड ऑफ ये स्मार्ट मटेरियल है जो अपने स्ट्रक्चर को जो है वो चेंज कर लेता है इन रिस्पॉन्स टू इट्स एनवायरनमेंट, जैसे कि अगर लोकल टेम्परेचर, पीएच, सॉल्ट और वाटर कंसनट्रेशन। तो सार्स क्या है?
सार्स एक वायरल रेस्पिरेटरी डिसीज़ है जो वायरस सार्स कोव 1 से होती है। एक एयरबॉर्न वायरस है ये, और स्प्रेड होता है ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ सलाइवा की वजह से, और ये स्प्रेड इनडायरेक्टली भी होता है सर्फेसेस के थ्रू, जो कि कोई और टच कर दे अगर, जो कि इन्फेक्टेड बाय द वायरस है। कोई एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट नहीं है खासकर सार्स का अभी तक। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के सीएम ने जो है अनाउंस किया है कि अपकमिंग दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क जो है इंडिया का पहला जू बनेगा जिसमें सर्टिफिकेशन मिली है, जिसको इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल क्या है? पार्ट ऑफ सीआईआई है ये, और इसको 2001 में बनाया गया था। तो ये डेवलप करता है न्यू ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रोग्राम, सर्टिफिकेशन सर्विसेज, ग्रीन बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और ये अमंग 5 कंट्रीज़ हैं जो कि वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का भी पार्ट है। ठीक है, तो जो ये IGBC है, ये वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का भी पार्ट है। और जो है ये रेटिंग्स देता है 6 एनवायरमेंटल कैटेगरीज की, जिसमें कि सस्टेनेबल स्टेशन फैसिलिटी, हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन, एनर्जी एफिशिएंसी एटसेट्रा, ये सब आते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में। और दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क, ये बानखंडी एरिया जो है कांगड़ा के देहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पर लोकेटेड है। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने 34 एनक्लोजर्स जो हैं इस पार्क के वन वैभव पथ और बायोडाइवर्सिटी कोर्ट में रिकॉग्नाइज किए हैं या अप्रूव किए हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यू स्टडी का कहना है कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है ब्लैक होल ट्रिपल, जो कि स्पेस में पहली बार देखने को मिला है। ये सिस्टम कंप्राइज करता है एक ब्लैक होल अपने सेंटर में, और जो है एक स्मॉल स्टार को ये लगभग कंज्यूम करने वाला है, जो कि इसके बहुत ही पास में स्पिरल हो रहा है। एक सेकेंड स्टार भी है जो कि सर्कल कर रहा है ब्लैक होल को, पर काफ़ी दूर है अदरवाइज़ वो। और इस सिस्टम की जो डिस्कवरी है लगभग 8000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ से हुई है। ये ब्लैक होल ट्रिपल जो है, इसका सिर्फ एक ही स्टार नहीं है जो इसको ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहा है हर 6.5 दिन में, बल्कि एक बहुत दूर का स्टार भी है जो 70,000 साल में एक बार इसको ऑर्बिट करता है। ये ब्लैक होल सिस्टम जो है ये सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में लोकेटेड है, और ये डायरेक्ट कोलैप्स के सिस्टम जो है प्रोसेस से जो है ये बना है, जिसमें स्टार केविन होता है, और जब अपने सारा फ्यूल ख़त्म कर लेता है तो स्टार जो है वो केविन हो जाता है, बट एक्सप्लोड नहीं होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आयरन बीम। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसराइल का जो आयरन बीम है, जो कि डिज़ाइन किया गया है हाई पावर लेज़र को यूज़ करने में, प्रोजेक्टाइल्स को ख़त्म डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो लगभग ऑपरेशनल होने वाला है 1 साल के अंदर एज़ पर रिपोर्ट्स। जो आयरन बीम है उसको हम मेगन या लाइट शील्ड भी कहते हैं। एक न्यू लेज़र बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, डेवलप किया गया है इसराइल द्वारा। 100 किलोवाट क्लास हाई एनर्जी लेज़र वेपन सिस्टम जो है ये जो है की तरह ये काम करता है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन एयर डिफेंस सिस्टम है जो फायर करता है पावरफुल बीम्स ऑफ लाइट, जो कि डिस्ट्रॉय कर सकती हैं फास्ट मूविंग प्रोजेक्टाइल्स को। इसको रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ने ही बनाया है। 2014 में इसको पहली बार जो है अनवेल किया गया था। इसकी ऑपरेशनल रेंज लगभग 7 किलोमीटर तक की है। एडवांटेज इसकी क्या है कि इसमें कॉन्टीन्यूस एनर्जी सप्लाई है लेज़र की, तो इसमें नेवर डिप्लीटिंग एम्यूनेशन है, आपको कोई इसमें एम्यूनेशन नहीं यूज़ करना पड़ता। तो कॉस्ट सेविंग बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इसको जब रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी होती है, या जैसे कि हाई हैवी क्लाउड कवर है या वेदर कंडीशंस ठीक नहीं है, तो इसकी जो है इफेक्टिवनेस बहुत कम हो जाती है। और इसको हम डायरेक्टली वेट कंडीशंस में भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आयरन बीम को एक डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट भी चाहिए होता है सिस्टम और प्रोजेक्टाइल के बीच में, तभी ये टारगेट कर सकता है। और इसका जो फायर का जो रेट है वो भी बहुत स्लो है, लगभग 5 सेकंड लगते हैं इसको अपनी सफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए, ताकि वो अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सके। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is RBI bringing gold to India. This topic is important for your economy section. So RBI has brought back about 130 metric tons of gold owned by it and kept it in the safe custody of the Bank of England in the last 2.5 years. So this decision marks a shift in the RBI's approach to safeguard its gold reserves, with a 60% increase in domestic gold holdings during this period. So as of September 2024, RBI's domestic gold holding has increased to 510 metric tons, up from 295 metric tons in March 2022. So presently around 324 metric tons of gold remains under the custodianship of the Bank of England as of now.
In value terms also, the proportion of gold in India's total foreign exchange reserves has risen to 8.15%, from 8.15% in March this year to 9.32% in September this year. Okay, so the Bank of England hosts one of the world's largest gold vaults, second only to the New York Federal Reserve, and it stores about 4 lakh bars of gold, and it holds it on behalf of many other central banks worldwide. But this facility incurs a cost for gold safekeeping. Okay, RBI continues to retain 324 tons of its gold reserves under the protection of the Bank of England and the Bank for International Settlements. Around 20 tons are additionally managed through gold deposit schemes. Storing part of India's gold in London provides the RBI with the immediate access to the London bullion market, also allowing for enhanced liquidity. Okay, so, what is the strategy of RBI to bring back its gold assets to India? Since the US imposed sanctions on Russia in 2022 following the Ukraine invasion, central banks globally have been increasing their gold reserves as a hedge against inflation and to decrease reliance on the US dollar. India has purchased gold at a faster pace than any other G20 country, surpassing both Russia and China. This trend, which is termed as de dollarization, aims to diversify away from the dollar amidst a surge in gold prices. What has happened also, there is during 1991, when India was facing a severe economic difficulty, RBI had to pledge some gold to raise its funds. Now, bringing back the gold reflects the recovery and a major change in the strength of Indian economy. And RBI has gold deposits mostly held internationally, and the decision to bring back some of it also will save the cost of storage, which is being paid to these foreign banks otherwise. And it is also part of the broader strategy to make better use of the national assets in terms of worldwide instability. Okay, and we also have this strategy to reduce reliance on the US dollar. RBI has been steadily repatriating gold from the Bank of England, and we also have the domestic capacity for physical storage of gold improved in the past few years. And increasing gold reserves allows India to diversify its foreign exchange holdings as well, reducing reliance on any single currency and mitigating risks from currency fluctuations and economic instability. Gold is also a stable global asset, as we all know. Gold acts as a hedge against inflation as well. By increasing gold reserves, we also protect our economy from any negative effects of inflation, which can creep in due to fluctuations in currency. Okay, so substantial gold reserves safeguard against currency devaluation also. Okay, so the next topic is India's stagnant rural wages. This topic is important for our economy and your social issues. So Indian economy has shown impressive growth in recent years, yet rural wages remain stagnant, especially in real terms. Hence, there is a need to explore the dichotomy between macroeconomic growth and the subdued rise in rural wages. So India's GDP grew at an average rate of 4.6%. Uh, Between the last 3 to 4 years, reaching almost 7.8% in the last 3 fiscal years. And uh, agriculture sector growth has also been very robust. But Labor Bureau data shows that rural wages have grown by just 5.2% annually, which means that the wage growth remains low as compared to the GDP growth rate. Okay, what are the reasons behind it? So, female labor force participation has risen sharply, with rural female LFP are also jumping, and the programs like Ujjwala Yojana, Har Ghar Jal, and Swachh Bharat Mission have freed up time for rural women, enabling their entry into the workforce. Higher workforce participation, especially among the rural women, has also led to a larger labor pool, exerting downward pressure on wages due to supply demand imbalance. And more women are entering the labor force, but most of them are finding employment in agriculture sector, and economic growth is lean towards the capital intensive industries. So when women workers are shifting towards agriculture sector is already having productivity per worker as very low, and additional labor supply here is depressing the wages further. Okay, so what are the steps which have been taken? So states have initiated certain income support schemes targeting women, like Maharashtra has also initiated this Ladki Behan Yojana to provide significant financial support to women. Apart from that, central government is also giving financial incentives under PM Kisan scheme, and free grain scheme is also being implemented to help mitigate low rural income levels. So, while government interventions provide some relief, the actual
need is to address the root cause of the stagnant rural wages, like limited labor demand for higher paying industries and the oversupply of rural labor. Okay. So the next topic is Global Tuberculosis Report 2024. This topic is important for your social issues. So Global TB Report 2024 has acknowledged the tremendous progress India has made in closing the gap of missed TB cases since 2015. So Global TB Report is an annual report published by the World Health Organization. It provides a comprehensive and up-to-date assessment of the TB epidemic. And this report is showing that 8.2 million people were newly diagnosed with TB in 2023, and the highest number of TB cases recorded by WHO since it began global, this is the highest number of TB cases recorded by WHO since it began global TB monitoring in 1995. It also marks a significant increase from the 7.5 million new TB cases reported in 2022. This data has also shown that 30 mostly low and middle income countries like India share about 87% of the global TB burden, and India is sharing the highest one, of course. 55% of the people who developed TB were men, 33% were women, and about 12% were children and young adolescents. In 2023, India was estimated to have had 27 lakh TB cases, out of which 25.1 lakh persons were diagnosed and put on treatment. This has buoyed India's treatment coverage to 89%. Okay, and it has acknowledged, the report has also acknowledged a drop in India's TB incidence. Okay, so the next topic is hydrogels. This topic is important for your science and tech section. A new way discovered by a team of researchers at the Department of Chemical Sciences to create hydrogels using tiny protein fragments of just 5 amino acids from SARS-CoV-1 virus could help us improve targeted drug delivery and reduce side effects. Okay. So what are hydrogels? So hydrogel is a three-dimensional network composed of hydrophobic polymers synthesized by cross-linking water-soluble polymers. And hydrogens can retain a large quantity of water within their network without disturbing their original structure. And it's a smart material which can change its structure in response to its environment, like the local temperature, pH, salt, or water concentration. What is SARS then? SARS is a viral respiratory disease caused by virus SARS-CoV-1, and it's an airborne virus and which can spread through small droplets of saliva. Okay, it can also be spread indirectly via surfaces. There is no established treatment specifically for SARS as of now. So the next topic is Indian Green Building Council. This topic is important for your environment section. So recently, Himachal Pradesh CM has announced that the upcoming Durgesh Aganya Zoological Park will become India's first zoo to earn certification from the Indian Green Building Council. Okay, so, what is Indian Green Building Council? It is part of Confederation of Indian Industry, which was formed in year 2001, and this council offers wide range of services like developing new green building rating programs, certification services, green building training programs, and Indian Green Building Council is also one of the among the 5 countries which are on the board of the World Green Building Council. These ratings are by the council are given based on 6 environmental categories, which include sustainable station facility, health, hygiene, sanitation, energy efficiency, water efficiency, smart and green initiatives, land innovation and development. Its headquarters is located in Hyderabad. What is Durgesh Aranya Zoological Park? It is located in the Bankhandi area of Kangra's Dehra Assembly constituency of Himachal Pradesh, and the Central Zoo Authority has approved 34 enclosures within this park's One Web of Path and Biodiversity Code. Okay. So the next topic is black hole triple system. This topic is important for your science and tech section. So a new study says scientists have discovered a black hole triple in space for the first time. This black hole triple system comprises a black hole at the center, currently in the process of consuming a small star spiraling very close to it. There is also a second star which appears to be circling the black hole, but it is actually far away. The discovery of this system is located about 8,000 light years away from Earth, and it has raised questions about how black holes are formed. But the black hole triple not only has one star which orbits the black hole about every 6.5 days, but also a more far off star which orbits it every 70,000 years. It is situated in the constellation of Cygnus, and it was formed through a process called direct collapse, where the star caves in after expending all of its fuel, but it does not explode. So the next topic is iron beam.
This topic is important for your security section. So Israel's Iron Beam, it is designed to use a high power laser to down projectiles, will be operational within a year, according to reports. So Iron Beam is also known as the Megan or Light Shield, and it's a new laser based missile defense system developed by Israel, and it is a 100 kilowatt class high energy laser weapon system, which is expected to become the first operational system in its class. It is a directed energy weapon air defense system that fires powerful beams of light that can destroy fast moving projectiles. It has been built by Rafael Advanced Defense Systems, and it was first unveiled in 2014. Its operational range extends up to 7 kilometers. And what are the advantages of it? With a continuous energy supply for the laser, the advantage lies in never ending depleting ammunition, ensuring a sustained capacity for defense. The absence of conventional ammunition will directly result in significant cost savings. Okay, what are the disadvantages? The uh, the diminished effectiveness during restricted visibility, such as heavy cloud cover or adverse weather conditions, are some of the is an important disadvantage of it. It cannot operate effectively even in wet conditions, like if there is more moisture in the atmosphere. And Iron Beam also requires a direct line of sight between the system and the target, making its placement far more critical. It also has a much slower rate of fire, requiring 5 seconds or so to transmit sufficient energy to destroy the target. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.